हेलो एवरीबॉडी, मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के बीच भारतीय शासन व्यवस्था में पंचायती राज या यूँ कहें कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली के संदर्भ में एक विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज के इस एपिसोड में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन पर मैं विशेष रूप से कुछ ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए और अनिवार्य प्रावधान के साथ साथ कुछ स्वैच्छिक प्रावधान पर भी चर्चा करूंगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना औपनिवेशिक सत्ता के दौरान ही प्रारंभ हो चुका था। इस संदर्भ में लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का संकल्प प्रस्तुत किया था और इस 1882 ईस्वी का जो स्थानीय स्वशासन की संकल्पना जो थी वह भारतीयों के संदर्भ में एक मैग्ना कार्टा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी लोकतांत्रिक देशों में जहां का आधार जनता है। जैसे कि भारत में शक्ति का स्रोत भारतीय लोकतंत्र में जनता के पास है, इसीलिए शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वरूप को स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याणकारी कार्य करने की प्रवृत्ति को कायम करना था। भारतीय संविधान के भाग 4 में यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व वाले खंड में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा किया गया है और इस संदर्भ में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। उसके बाद भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता के बाद फिर 1 साल के बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया, लेकिन वह भी असफल हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि भारत तक तुरंत कुछ साल पहले ही आजाद हुआ था, तो भारत में लोगों के जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, लेकिन असफल रहा। उसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी प्रारंभ किया गया, वो भी असफल रहा। वैसी स्थिति में इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की असफलता के कारणों की जांच के लिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में सत्ता में जनता की भागीदारी और सहभागी बनाने पर विशेष बल दिया गया, यानी सहभागी लोकतंत्र त्रिस्तरीय सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। कहने का आशय है कि बलवंत राय मेहता जो अपनी सिफारिश प्रस्तुत किए थे उसमें शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस सहभागी लोकतंत्र के संदर्भ में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और सत्ता का विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित करने की बात कही। तो कहने का मतलब कि ये जो सबसे पहले 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति जो भारत के सत्ता के विकेंद्रीकरण में पहली समिति थी आजादी के बाद, और इस समिति ने बलवंत राय मेहता समिति ने जो 1957 ईस्वी में गठित किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर ही जो है सो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए
सत्ता का विकेंद्रीकरण करने पर विशेष बल दिया गया और उस सत्ता का विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित करने की बात कही गई थी। और ये त्रिस्तरीय संरचना पर बल दिया गया और ये त्रिस्तरीय यानी 3 लेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात किया गया, जिसमें जिला के स्तर पर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद, प्रखंड यानी मंडल या फिर खंड के स्तर पर मंडल पंचायत समिति या खंड पंचायत समिति या फिर कह सकते प्रखंड पंचायत समिति, और निचले स्तर पर ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी 3 समिति, यानी जिला के स्तर पर एक जिला के स्तर, दूसरा खंड या प्रखंड के स्तर पर और तीसरा ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर पर, जो सबसे निचली इकाई है तो गांव के स्तर पर। तो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत की गठन की बात किया गया, जिला के स्तर पर ये प्रखंड के स्तर पर प्रखंड समिति या खंड समिति या मंडल समिति, और जिला के स्तर पर जिला पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय संरचना की वकालत सबसे पहले बलवंत राय ने अपनी समिति में प्रस्तुत किया था और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1952 को 1 अप्रैल 1952 ईस्वी को 52 ईस्वी को इसे जो पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें सुधार करते हुए लागू किया जाने की विशेष बल दिया गया था। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सुधार करते हुए इस त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर जो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1958 को इसे लागू करने पर बल दिया गया। 58 को इस सिफारिश को लागू किया गया। इस सिफारिश को लागू किया गया और इस संदर्भ में राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम लागू किया। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम लागू किया। पंचायती राज अधिनियम लागू किया। इस तरह से इस पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान सरकार ने किया और इस संदर्भ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ किया और बलवंत राय समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही यह सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। उसके बाद इस समिति के सिफारिश पर दूसरा राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। दूसरा यदि प्रश्न पूछेगा पहला कौन, तो पहला राजस्थान जो नागौर में और दूसरा आंध्र प्रदेश इसको लागू किया। चूंकि यह जो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी और इस पर जो त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर जो पंचायती राज को लागू करने की सिफारिश किया गया था, यह चूंकि संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इससे पहले जैसे कि मैंने पहले बताया कि अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन स्थानीय ग्राम पंचायत के गठन की बात किया गया है, लेकिन यह डीपीएसपी न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। वैसी स्थिति में जो है सो यह पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया था।
इस बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश को दूर करने के लिए फिर 1977 ईस्वी में एक अन्य कमेटी जो अशोक मेहता समिति थी उसका गठन किया गया। तो 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और अशोक मेहता ने इस संदर्भ में द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। द्विस्तरीय, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, है ना, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। इसमें यानी अशोक मेहता समिति में ग्राम पंचायत यानी ये निचला स्तर का जो पंचायत है इसको समाप्त करने की सिफारिश की, यानी मात्र 2 जिला के स्तर पर जिला पंचायत और प्रखंड के स्तर पर प्रखंड पंचायत समिति या फिर मंडल पंचायत समिति, मात्र द्विस्तरीय यानी 2 ही, एक जिला और एक मंडल यानी एक प्रखंड स्तर पर ही समिति पंचायती राज समिति का गठन करने की बात किया था। और इन्होंने अशोक मेहता समिति ने ग्राम के स्तर पर जो ग्राम पंचायत था इस समिति को समाप्त करने की सिफारिश किया गया, लेकिन सरकार ने इस अशोक मेहता समिति की सिफारिश को भी नामंजूर कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर पीवी के राव समिति का गठन किया गया और इस पीवी के राव समिति, उसके बाद पीवी के राव समिति, अशोक मेहता की समिति के बाद 1985 ईस्वी के दौरान पीवी के राव समिति का गठन किया गया और इस समिति ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष बल दिया, यानी रूरल डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के पर विशेष बल दिया। और इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के आरक्षण की सुविधा की भी सिफारिश अपने कमिटमेंट में किए। वैसी स्थिति में लेकिन सरकार ने भी इनकी सिफारिश को नामंजूर कर दिया। गरीबी उन्मूलन संबंधी और सामुदायिक यानी ग्रामीण विकास के संबंध में जो बातें कही थी उस पर विचार करते हुए महिलाओं और SC/ST को भी विशेष सुविधा यानी कि आरक्षण की सुविधा को अपनी सिफारिश में प्रस्तुत किया, लेकिन इस पीवी के राव समिति को भी भारत सरकार ने नामंजूर कर दिया। उसके बाद 1988 ईस्वी के दौरान जो है एक बार लक्ष्मी मनु सिंघवी की भी सिफारिश कमेटी बनी थी। उसी संदर्भ में पीके थुंगन समिति 1988 ईस्वी में पीके थुंगन समिति पीके थुंगन समिति 1988 ईस्वी में निर्मित हुई थी और पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देने की बात पीके थुंगन ने अपने सिफारिश में प्रस्तुत किया था, लेकिन इस समिति को भी सरकार ने नामंजूर कर दिया। ऐसी स्थिति में 1992 ईस्वी में फिर एक समिति लक्ष्मी मनु सिंघवी यानी LM सिंघवी कमेटी का गठन किया गया था और उस 1992 ईस्वी में जो सिंघवी समिति थी, सिंघवी समिति ने बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 ईस्वी में अपनी सिफारिश देकर कमेटी का गठन किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति पर अपनी मुहर लगा दी, यानी सिंघवी समिति ने बलवंत राय मेहता समिति पर मुहर लगा दी और इसी सिंघवी समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
यानी सिंघवी समिति ने बलवंत राय मेहता समिति को बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर अपनी सहमति दी और इसी सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही जो भारत में भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो इस तरह से 1992 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम 1992 लाया गया, जो 1993 से लागू हुआ। आइए अब हम थोड़ा सा इसके ये संवैधानिक दर्जा की बात कर लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसी को अक्षरशः पालन करने के लिए सिंघवी समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया था। तो कहा जाता है कि अभी जो पंचायती राज है उसका बेस क्या है, किस आधार पर है, तो त्रिस्तरीय आधार है और उस त्रिस्तरीय आधार की स्वरूप सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने ही प्रस्तुत किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को ही अक्षरशः लागू करने पर सिंघवी समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया और सरकार ने 1992 ईस्वी में इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। यानी भारत में संवैधानिक रूप से पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन जो है सो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के भाग 9 यानी 9वें भाग में अनुच्छेद 243 में 16 नए प्रावधान को शामिल किया गया। याद रखना है, 16 नए प्रावधानों को शामिल किया गया। अनुच्छेद जो है पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया था, जो भाग 9 में है और इसमें 16 नए प्रावधान जोड़े गए, यानी 243A, 243B, 243C, इस तरह से 16 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है सो एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इससे पहले 10 अनुसूची थी। एक नए अनुसूची 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इस तरह से 11वीं अनुसूची में कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में है और अनुच्छेद 243 में 16 नए प्रावधानों के साथ, नए कानूनों के साथ जो है सो पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने की सिफारिश को लागू कर दिया गया। तो इस तरह से जब यह संवैधानिक प्रावधान प्राप्त कर लिया गया था, 73वें संविधान के तहत जब यह अधिनियमित हो गया था, तो
इस पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक था। भारत का पहला राज्य कर्नाटक था। लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि पूछेगा कि पंचायती राज सबसे पहले भारत के किन राज्यों में प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले 1958 ईस्वी में जो है सो ये राजस्थान में के नागौर में लागू किया गया था। उस सिफारिश पर 58 में सिफारिश आया था बलवंत राय मेहता समिति की, और सिफारिश के आधार पर 1959 में जो है सो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में लाया गया था। लेकिन चूंकि वो संवैधानिक प्रावधान था नहीं, इसीलिए पंचायती राज पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया था। और जब 73वां संविधान संशोधन कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, तब संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के बाद सबसे पहला राज्य कर्नाटक था जो इस अधिनियम को एक्टिवेट किया था। तो कर्नाटक सबसे पहला राज्य। पंचायती राज अधिनियम के तहत, यानी अधिनियम 1992 के तहत 29 नए विषय भी इस अनुच्छेद 243 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 में 243 का जो 16 नए उपबंध जोड़े गए, उसमें 243 में 29 नए विषय को शामिल किया गया। देखिए 29 नए विषय और 16 नए प्रावधान को, यानी कि धारा को उसमें शामिल किया गया है 1992 के पंचायती राज अधिनियम के तहत, जो संवैधानिक संशोधन के तहत लाया गया और 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। इस 29 विषय में कृषि के बारे में बताया गया, भूमि विकास या फिर भूमि सुधार, भूमि संगठन और भूमि संरक्षण से संबंधित प्राप्त विषय है। तीसरा, लघु सिंचाई के संदर्भ में जल प्रबंधन यानी वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में है। नदियों के बीच की भूमि का विकास करना है, इनकी बात, इन सारी संदर्भों की चर्चा है। उसके बाद पशुपालन की चर्चा है। पशुपालन के संदर्भ में दुग्ध व्यवसाय यानी डेयरी, मत्स्य पालन, इसकी चर्चा है। इसके अलावा मत्स्य उद्योग यानी कि फिशरी इंडस्ट्री, वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ की भी चर्चा है। लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग भी यानी कि फर्टिलाइजर के भी चर्चा है। ग्रामीण विकास की भी चर्चा है। इस 29 विषयों में रूरल डेवलपमेंट, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग के भी जैसे विषय को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पीने वाला पानी यानी स्वच्छ पेयजल, यह भी पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद 243 के तहत जो 29 नए विषय शामिल किए गए, उसमें पीने वाला पानी, स्वच्छ पानी की भी चर्चा है। ईंधन तथा पशु चारा की भी चर्चा है। उसके बाद ग्रामीण सड़कें, पुल, तट, जलमार्ग एवं अन्य संचार के साधन, उसकी भी चर्चा किया गया है इस 29 विषय में। इस 29 विषयों में ही ग्रामीण विद्युतीकरण की बात किया गया। इसके तहत जो है सो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कोयला के संदर्भ में भी बात किया गया। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर चर्चा किया गया। इन सबों को जो है सो विकसित करना है। इन सबों ग्रामीण विकास के संदर्भ में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ साथ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्य भी इस पंचायती राज अधिनियम के तहत लाया गया है। यांत्रिकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। व्यस्त एवं अल्प व्यस्त औपचारिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। पुस्तकालय की भी चर्चा इसी अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्य, बाजार एवं मेला पर भी
जो है सो कानून बनाने का अधिकार स्थानीय स्तर पर जो है सो दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिसमें कि जैसे कि स्थानीय स्तर पर हॉस्पिटल रहता है, पीएचसी रहता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसका हो गया। पारिवारिक समृद्धि पर भी विशेष बल दिया गया है। महिला एवं बाल विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग, हैंडीकैप यानी दिव्यांग और मानसिक रोगी के कल्याण के संबंध में भी जो है सो कल्याण के संबंध में भी विषय को इसमें शामिल किया गया है। कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि समृद्धि, कमजोर वर्गों के समृद्धि जिसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स भी शामिल है, उसके कल्याण की बात से संबंधित विषय भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा लोक नियोजन पद्धति और एक और महत्वपूर्ण है सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख के संबंध में जो विषय है वो सारे विषय जो है सो इस अनुच्छेद 243 के तहत जो 29 विषय हैं, उस 29 विषय के तहत जो है सो ये संविधान में एक संवैधानिक कार्य के तहत जो है सो भारत में लोकतांत्रिक सहभागी को मजबूत करने का प्रयास इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है। चलिए अब हम पंचायती राज अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उस प्रावधान पर विशेष रूप से चर्चा करें। पंचायती ये अब चूंकि अप्लाइड प्रश्न है, ये एक थ्योरेटिकल प्रश्न था, संदर्भ था थ्योरी, और अब थोड़ा सा अप्लाइड देखा जाए यानी क्या अनिवार्य है। तो पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान की बात कर लेते हैं। प्रावधान मुख्य रूप से दो प्रावधानों की चर्चा हम लोग करते हैं। एक अनिवार्य यानी मैंडेटरी है, अनिवार्य, और दूसरा स्वैच्छिक। स्वैच्छिक अनिवार्य प्रावधान के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था में बातें कही गई है उसमें कहा गया है कि गांव का जो गांव जो है या ग्राम समूह जो है उसका गठन किया जाएगा, यानी एक ग्राम समूह का यानी एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा जहां लगभग 200 से अधिक मतदाता है, वोटर लिस्ट, उसको ग्राम सभा के रूप में गठित किया जाए। यानी गांव, वैसा गांव जहां लगभग 200 वोटर लिस्ट है, वोटर है, उसको मिला के एक ग्राम सभा या फिर ग्राम समूह को गठित करने की बात कहा गया जो ग्राम स्तर पर है। और उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा जो ग्राम सभा के तहत काम करेगा। यानी वोटर लिस्ट में यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष अधिक हो गई है और वो 18 वर्ष अधिक होने के बाद जो मतदाता सूची में नाम दिया हुआ है, वैसे मतदाता सूची में यदि नाम आ गया है तो वो वोटर लिस्ट के आधार पर जो है सो वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। चलिए अनिवार्य के तहत। दूसरा है ग्राम स्तरीय आधार पर, ये 3 स्तरीय है। ये जिला ये ग्राम पंचायत, ये प्रखंड पंचायत और ये जिला पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे निचला, प्रखंड पंचायत मध्य और सबसे उच्च जिला पंचायत। यानी जिला परिषद बिहार जैसे, यूपी जैसे में जिला पंचायत या फिर जिला कहा गया है इसमें कि जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां चतुर स्तरीय प्रणाली को भी लागू किया जा सकता है। और इस अनिवार्य तत्व के तहत यह भी कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
कि पंचायती राज को राज्य सूची के तहत रख दिया गया है। यानी पंचायती राज के संबंध में जो भी कानून बनेगा वो विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। यानी राज्य सरकार पंचायती राज के संदर्भ में कानून बना सकता है, इसलिए इसे पंचायती राज को राज्य सूची के तहत शामिल कर दिया गया है इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। चलिए आइए अनिवार्य तीनों स्तर के पंचायत यानी ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर के, प्रखंड स्तर के और जिला स्तर के, तो तीनों स्तर के पंचायतों के लिए सीटों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। ये संविधान में लिख दिया गया है और वो 1992 के अधिनियम के तहत लिख दिया गया कि तीनों स्तर का जो सदस्य होगा, ग्राम पंचायत के लिए जो सीट होगा, प्रखंड पंचायत के लिए जो सीट होगा और जिला पंचायत के लिए जो यानी प्रतिनिधियों के लिए जो सीट होगा, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। ठीक, उसके बाद ये माध्यमिक स्तर यानी कि इसको कह सकते हैं माध्यमिक और इसको उच्चतर, ये तो निम्न निचला, तो माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, इस दोनों स्तर के जो प्रमुख होते हैं या फिर अध्यक्ष होते हैं उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यहाँ प्रखंड पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य आपस में मत देकर एक प्रमुख या अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। उसी तरह से जिला पंचायत में जो पंचायत समिति हो गए यानी जिला पंचायत का जो सदस्य होंगे या जिला परिषद के जो सदस्य होंगे वो आपस में चुनाव कर जो है सो एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। इस तरह से कहा जाता है कि ये माध्यमिक स्तर और उच्चतर स्तर का जो पंचायत है इसके प्रमुख या फिर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से किया जाएगा। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। जबकि हम देश के जो अन्य जो पंचायत है जैसे कि विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, संघ के स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद, ये दो जो पंचायत है जनता के द्वारा निर्वाचित जो होती है या अप्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ सदस्य पहुँचते हैं, वहाँ के सदस्यों के निर्वाचन के लिए आयु सीमा 25 वर्ष और 30 वर्ष है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत तीनों पंचायत में प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। यहाँ 21 वर्ष है, राज्य स्तर पर विधानसभा के लिए 25 और संघ में संसद के लिए लोकसभा के लिए भी 25, फिर विधान परिषद में 30 और उधर राज्यसभा में भी 30। लेकिन यहाँ की आयु सीमा 21 वर्ष। 21 वर्ष यदि कोई व्यक्ति पूरी कर लेता है तो वो पंचायत के तीनों स्तर में से किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए या फिर सभी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए संवैधानिक रूप से उसे प्राप्त हो जाएगा। सभी स्तरों पर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ साथ प्रमुख और अध्यक्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। यानी SC ST के सदस्यों को भी अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या फिर प्रमुख के रूप में नियुक्त होने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। रोटेट आधार पर, चक्रीय आधार पर यह व्यवस्था किया गया है। पंचायतों के साथ ही यानी कि ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत, तो तीनों पंचायतों में जो है तीनों पंचायतों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होगा। तीनों पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। यदि 6 महीना से कम समय बचा रहे तब वहां किसी भी पंचायत में यदि कोई स्थान खाली हुआ है और 6 महीना बचा हुआ उसका 5 साल पूरा होने में, तो वहाँ उपचुनाव नहीं होगा। उपचुनाव होने के लिए 6 महीना से अधिक समय यदि
है और पंचायत के किसी भी स्तर पर कोई स्थान खाली हो गया, किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में यदि 6 माह से कम समय बचा हुआ उसका 5 साल पूरा होने में, तो वहां उपचुनाव नहीं होगा। और यदि किसी भी पंचायत का कार्यकाल पूरा 6 महीना से अधिक है और कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, तो वैसी स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना अनिवार्य है। मान लिया जाए कि कार्यकाल प्रारंभ हुआ और अगले 2 साल के बाद किसी सदस्य का कोई प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया है और 3 साल अभी बचा हुआ है 5 साल पूरा होने में, तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देने या फिर स्थान खाली होने के 6 माह के भीतर पंचायत में उपचुनाव हो सकता है। या यूं कहें कि पूरे 5 साल पूरा हो गया है, तो 5 साल पूरा हो जाने के बाद 6 माह के अंदर जो है सो चुनाव होना अनिवार्य है। यानी किसी भी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। उसके बाद इस अनिवार्य तत्व में भी पंचायतों के सभी सदस्यों का कार्यकाल जो माना जाता है 5 साल, वह चुनाव जीतने या चुनाव खत्म होने के दिन से नहीं गिना जाता है, बल्कि गिना जाता है जब उस प्रतिनिधियों के साथ जब पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक से अगले 5 साल के लिए। ऐसा नहीं कि आज के डेट में यदि कोई पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य या ग्राम पंचायत के सदस्य यदि चुनाव जीत गए तो उसी दिन से उसका 5 साल गिना जाएगा, नहीं। जब कोई भी पंचायत का कार्यकाल प्रारंभ होता है तो उसकी पहली बैठक से माना जाता है कि पहली बैठक जिस दिन शुरू हुई उसी दिन से अगले 5 साल के लिए जो है सो वह उसका पंचायतों का कार्यकाल माना जाता है। सभी स्तरों यानी कि तीनों स्तर, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत, या फिर यूं कहे कि जहां द्विस्तरीय है या फिर कहीं त्रिस्तरीय है, जिस राज्य में, वहां के बैठकों के लिए कोरम 1/20 कंपलसरी है, मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है। सभी स्तरों के पंचायतों की बैठक के लिए गणपूर्ति, जिसको कोरम कहते हैं, 1/20, यानी यदि 100 सदस्य है तो 100 सदस्यों का 20वां हिस्सा जितना सदस्य संख्या होगा उतनी उस बैठक में शामिल होना अनिवार्य है, तभी बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं हो पाएगी। यानी 20वां हिस्सा अनिवार्य है सदस्य संख्या का, जितना सदस्य कुल संख्या होती है। तो कोरम जो है यानी गणपूर्ति किसी भी सदस्य पंचायत का बैठक होने के लिए 1/20 है। जबकि संघ की बात करते हैं, राज्य विधानसभा या विधानमंडल के या फिर राज्य केंद्र की बात करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों के लिए यह कोरम जो है 1/10 होता है। लेकिन पंचायती राज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय या चतुस्तरीय या द्विस्तरीय, जहां जहां मैंने पहले भी बताया कि जनसंख्या के आधार पर कहीं 2 स्तरीय, कहीं त्रिस्तरीय और कहीं चतुस्तरीय भी प्रणाली लागू किया जा सकता है। यह राज्य का विषय है, क्योंकि इस पंचायती राज पहले ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको राज्य विषय में शामिल कर दिया है, तो राज्य कानून बना सकता है। तो लेकिन ये कॉमन है कि 1/20 मेंबर कोरम के लिए अनिवार्य है। सभी स्तरों की बैठक वर्ष में 3 बार अनिवार्य है। यानी इस जिला पंचायत के लिए बैठक वर्ष में 3 बार अनिवार्य है, प्रखंड पंचायत के लिए बैठक वर्ष में 3 बार अनिवार्य है और ग्राम पंचायत की भी बैठक वर्ष में 3 बार अनिवार्य है। जबकि संसद या विधानमंडल की बात करते हैं तो वहां हम लोग देख रहे थे कि वहां बैठक 1 वर्ष में 2 बार अनिवार्य है। और कहा जाता है कि पहली बैठक का अंतिम दिन और आगामी बैठक के पहले दिन के बीच का अंतराल 4 महीना से अधिक इस पंचायती राज अधिनियम के तहत नहीं होनी चाहिए। जबकि वहां पहली बैठक का अंतिम दिन और अगली बैठक का जो पहली दिन है उसके बीच 6 महीना से अधिक का कार्यकाल नहीं होना चाहिए, लेकिन पंचायती राज में 4 महीना का कार्यकाल। या कहें तो इस पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी स्तर के पंचायतों की बैठक वर्ष में 3 बार अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक, सभी स्तरों के पंचायतों का निर्वाचन कराने का दायित्व जो है राज्य के निर्वाचन आयोग के पास है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग सभी स्तरों के पंचायतों को निर्वाचन कराने का
उत्तरदायित्व प्राप्त किया है इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के। आइए मुखिया और उप मुखिया की बात कर ले तो मुखिया और उप मुखिया अपना इस्तीफा स्वयं हस्तलिखित पंचायती राज अधिकारी को सौंपता है और इस्तीफा 1 सप्ताह के बाद यानी 7 दिन के बाद प्रभावी माना जाता है। इस बीच में यदि मुखिया या फिर उप मुखिया या प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख या जिला पंचायत समिति के प्रमुख यदि पंचायती राज अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपता है तो वह 7 दिन के बाद प्रभावी माना जाएगा। उससे पहले यदि वो इस्तीफा वापस ले सकता है तो लिया जा सकता है, लेकिन 7वें दिन के बाद जो है वह एक्टिवेट हो जाता है, उसका इस्तीफा स्वीकार ऑटोमेटिकली हो जाता है और वह इस्तीफा जो है अपना हस्तलिखित प्रस्तुत करता है। ग्राम सभा की बैठक बताया हूँ कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत की बैठक जो है सो मुखिया करती है, मुखिया अध्यक्षता करता है और मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया उस बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इस तरह से ग्राम सभा की बैठक में मुखिया जो है सो अध्यक्षता करता है और उप मुखिया जो है सो मुखिया की अनुपस्थिति में बैठक करता है। उप मुखिया का चुनाव ग्राम सभा के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में चुने गए सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए अनिवार्य तत्व में मैं चर्चा कर रहा हूं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह एक संवैधानिक प्रावधान है। तो इस तरह से हम लोग कुछ अनिवार्य प्रावधान पंचायती राज अधिनियम के तहत देखेंगे। थोड़ा सा स्वैच्छिक प्रावधान भी बात कर लेते हैं। स्वैच्छिक प्रावधान के विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य और संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ये लोग स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो सकते हैं और शामिल किया भी जाता है। यानी पंचायत जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो विधानमंडल में या फिर संसद में, तो उस क्षेत्र विशेष से संबंधित जिला परिषद या फिर प्रखंड पंचायत में वो पदेन सदस्य हो जाते हैं। मान लिया जाए कि कोई सांसद है, जिस जिला से जिस लोकसभा क्षेत्र से चुन के जाते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जिला पंचायत या फिर प्रखंड पंचायत में वो पदेन सदस्य हो जाते हैं। यानी वहाँ की बैठकों में, प्रखंड के पंचायतों की बैठकों में या फिर जिला पंचायतों की बैठकों में शामिल हो सकते हैं, वो उसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत के सभी स्तरों पर पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल होते हैं। वर्तमान में सबसे पहले जब विशेष सुविधा की बात हुई तो बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर दिया है। यानी कि 50% महिला को विशेष सुविधा यानी आरक्षण प्रदान करने वाला राज्य बिहार। सभी स्तरों पर महिलाओं को, पंचायती राज में महिलाओं को जन भागीदारी सुनिश्चित किया गया, क्योंकि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी महिलाओं के रूप में है। अब एक महत्वपूर्ण बात अनिवार्य तत्व में भी देख लेते हैं। मान लिया जाए क्योंकि ये प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष या प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी यहाँ के दोनों के सदस्य ही आपस में एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का या फिर प्रमुख और उप प्रमुख को निर्वाचित करता है। यदि एक बार अध्यक्ष या प्रमुख या उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष या फिर उप प्रमुख यदि
बन गया, लेकिन किसी गैर संवैधानिक कार्य में लिप्त है, गैर विधिक कार्य में या गैर जन कल्याण के कार्य में लिप्त है, तो उनको पद से भी हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस वोटिंग प्रपोजल लाया जाता है। और इसका भी एक कानूनी प्रक्रिया है, आप जैसे तैसे उनको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित है। और यदि लग रहा है कि वह गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रमुख या अप्रमुख, तो उनको पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव शुरुआती 2 वर्ष में नहीं लाया जाता है। यदि आज के डेट में यदि अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या प्रमुख या अप्रमुख निर्वाचित होते हैं, तो आज से अगले 2 साल तक जो है सो उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। 2 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। और यदि 2 वर्ष के बाद लाया जाता है और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो अगले 1 वर्ष फिर नहीं लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव उन लोगों के खिलाफ। और जब अगले 1 वर्ष तक नहीं लाया जाता और कार्यकाल खत्म होने के अंतिम 1 वर्ष पहले भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। यानी प्रारंभिक 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और यदि 2 वर्ष के बाद एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो अगले 1 वर्ष जो है सो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और अंतिम यानी कार्यकाल समाप्त होने के 1 वर्ष पहले भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो इस तरह से आज के इस चर्चा के विषय में हम लोग स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज के बारे में एक लीगली प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा किया हूं। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अच्छे ढंग से एनालिसिस करके लाइक करते हुए कमेंट कर इस वीडियो के चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।